Hi everyone, I welcome you all on this channel that is Shine in Law with Dr. मिथुन। आज हम डिस्कस करेंगे एक हिस्टोरिक केस के बारे में और यू कैन से द अदर साइड ऑफ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। नाउ इसमें ही हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो गवर्नमेंट के लॉयर थे हु इज़ द वेल नोन ऑथर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ H.M. सिरवई, ही सेड दैट कि केशवानंद भारती के जैसा केस सुप्रीम कोर्ट में फिर से नहीं हो सकता है। चीफ जस्टिस रे जो है ही रिप्लाई टू दिस स्टेटमेंट ऑफ H.M. सिरवई दैट केशवानंद भारती का केस एक भयानक सपना था। वेल नोन ऑथर ग्रैनविले ऑस्टिन ही सेड दैट कि द एटमॉस्फियर इन विच केशवानंद भारती केस वॉज डिसाइडेड वॉज अ वेरी पॉइजनस। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है ये हमें अंडरस्टैंड करवाते हैं कि केशवानंद भारती ये जो केस है ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है और इसमें जुडिशल हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री, लीगल हिस्ट्री जो है ये पूरी तरह से बिकॉज ऑफ दिस केस पूरी तरह से चेंज होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे द अदर साइड ऑफ केशवानंद भारती केस। नाउ इसमें पहली बात तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ये जो केस है ये 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि पार्लियामेंट को कोई अनलिमिटेड पावर नहीं है टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। Rather, fundamental rights are beyond the reach of parliament and जो लिमिटेशन आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पार्लियामेंट के ऊपर प्लेस करता है कि जिसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई भी लॉ पार्लियामेंट ऐसा नहीं बना सकता जिससे फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए, वो लिमिटेशन पार्लियामेंट के ऊपर वैसे ही इंटैक्ट हम रखते हैं। ये कैटेगरिकली गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो है वो डिसाइड करता है। अब इसमें यह भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 1952 में शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस डिसाइड किया गया था जिसमें पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर है टू अमेंड द फंडामेंटल राइट, ऐसा वहाँ पे डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो गोलकनाथ के केस ने इस केस को भी ओवररूल किया था। उसके बाद सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1965 का केस, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर है टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। गोलकनाथ का केस इस केस को भी ओवररूल करता है। लेकिन जब ये दोनों केसेस को गोलकनाथ का केस ओवररूल करता है तो उसमें जो अमेंडमेंट चैलेंज किए गए थे दैट वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये सारे अमेंडमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट इन गोलकनाथ केस वैलिड डिक्लेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉस्पेक्टिव ओवररूलिंग। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अभी जब ये कैटेगरिकली डिसाइड हो जाता है इन गोलकनाथ केस कि भाई पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट जो है उसको वहाँ पे अमेंड करने की पावर जो है वो वहाँ पे कोर्ट नहीं दे सकता है। इस केस के ऊपर, इस जजमेंट के ऊपर एक लीगल क्रिटिसिज्म बार बार किया जाता है, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म किया जाता है। और पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म क्यों किया जाता है? क्योंकि गोलकनाथ के केस में जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस सुब्बा राव, वो टाइम पे जो अपोजिशन लीडर हैं उनको वहाँ पे मिलते हैं एंड उनसे मिलने के बाद वो इमीडिएटली अपनी जो चीफ जस्टिस की पोजीशन है उसको रिज़ाइन करते हैं और वो वहाँ पे एज अ प्रेसिडेंट करके इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं। और इसकी वजह से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि गोलकनाथ का जो केस है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है या उनका जो जजमेंट है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जजमेंट है, ऐसा उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जाता है। अभी उसी टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दैट इज़ मिस्टर नाथ पै वो क्या करते हैं, पार्लियामेंट में एक बिल इनिशिएट करते हैं जिसमें he want to nullify the judgment of the
गोलकनाथ केस, एंड टू दैट इफेक्ट एक बिल जो है वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाती है, जिसको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करता है। ऑन द अदर हैंड हिज होलीनेस केशवानंद भारती वो 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 उसको चैलेंज करते हैं। अभी इसको क्यों चैलेंज करते हैं? क्योंकि इसी एक्ट ने जो दो लेजिस्लेशन जो केरला स्टेट में थे, दैट इज़ केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट 1969 एंड केरला लैंड रिफॉर्म अमेंडमेंट एक्ट 1971, उसको 9th शेड्यूल में डाला गया। बिकॉज ऑफ 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ये दोनों लेजिस्लेशन 9th शेड्यूल में डाले गए। अभी ये 9th शेड्यूल में डालने से पहले केरला हाई कोर्ट ने ये दोनों लॉज को इनवैलिड डिक्लेयर किया था, लेकिन फिर भी 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना के गवर्नमेंट क्या करना चाहता था, जो उनका जो लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन का जो पॉलिसी था उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहता था। और उसमें फिर लोग क्या कर रहे थे, अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ने को तैयार नहीं थे। और इसकी वजह से जो सोशलिस्ट अप्रोच है, जो डेमोक्रेटिक अप्रोच है, जो वेलफेयर ऑफ ऑल का जो फिलॉसफी है, उसको गवर्नमेंट वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा था। इसके चलते ये केस में केशवानंद भारती जो है 29th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो 9th शेड्यूल में ये दोनों लेजिस्लेशन डाले जाते हैं उसको वहाँ पे चैलेंज करते हैं। अभी इसके साथ ही हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो चैलेंज है इससे एक सीरियस क्वेश्चन रेज होता है कि गोलकनाथ का केस ये प्रॉपरली डिसाइड हुआ है या नहीं हुआ है। दूसरी तरफ 1971 में जो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है, जो पॉलिटिकल एजेंडा है कांग्रेस पार्टी का, दैट वाज गरीबी हटाओ। और गरीबी हटाओ ये जब नारा कांग्रेस लगाती है उसको एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से 352 जो है सीट्स कांग्रेस के वहाँ पे चुन के आते हैं आउट ऑफ 518। अभी गवर्नमेंट ने जो गरीबी हटाओ का जो नारा लगाया है उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट आर्टिकल 368 की मदद लेती है, जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जो सोशो लीगल या सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेजिस्लेशन है उनको अंडर आर्टिकल 368 अमेंडिंग पावर के थ्रू वहाँ पे बनाने की कोशिश करती है। एंड दे ऑल्सो वांट टू रिस्टोर देयर सुप्रीमसी ओवर द जुडिशल पावर। और इसके चलते ही हम अंडरस्टैंड करते हैं कि 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, 25th अमेंडमेंट एक्ट 1972, 26th अमेंडमेंट एक्ट 1972 एंड देन 29th अमेंडमेंट एक्ट 1972 ये गवर्नमेंट जो है, पार्लियामेंट जो है, ये पुश करती है। और इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि गवर्नमेंट ट्राई टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमसी ओवर द सुप्रीम कोर्ट और ओवर द जुडिशल पावर व्हाट वी आर रिकॉग्नाइजिंग इन आर लीगल सिस्टम। अभी ये सारे जो अमेंडमेंट है इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई गवर्नमेंट अपना एजेंडा वहाँ पे एस्टैब्लिश करना चाहती है और दूसरी तरफ जुडिशरी जो है वो वहाँ पे गवर्नमेंट को अंडर द स्क्रूटिनी वहाँ पे देखती है। और इसके ही चलते हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कोर्ट वहाँ पे ये सारे अमेंडमेंट को रिकंसिडर करने के लिए डिसाइड करता है। और यहीं पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द पार्लियामेंट एंड कोर्ट वो वहाँ पे सेट हो जाता है। अभी इसमें भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बिफोर दिस पर्टिकुलर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जो जजेस का जो अपॉइंटमेंट है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करने की कोशिश करता है। और इसलिए हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है उस प्रिंसिपल को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश जो है इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ बेंच ऑफ केशवानंद भारती वो वहाँ पे की गई थी। जैसे टिल 1970 इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हम देखते हैं कि एक प्रैक्टिस थी। और वो प्रैक्टिस क्या थी? अपॉइंटमेंट कैन बी मेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस
ये प्रैक्टिस वहाँ पे थी। लेकिन हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जैसे ही गोलकनाथ का डिसीजन आता है, बैंक नेशनलाइजेशन केस का डिसीजन आता है, प्रिवी पर्स केस का डिसीजन जब आता है, उसके बाद जब गवर्नमेंट को यह अंडरस्टूड होता है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके जो अमेंडिंग पावर है अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसको लिमिट करता है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है, उसको इनवैलिड डिक्लेयर करता है, तो इसमें गोलकनाथ के केस के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस में भी इंटरफेयर करने की कोशिश की। और उसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि दे चेंज द प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जज एंड दे स्टार्टेड टू प्री डिसाइड द अपॉइंटीज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड देन दे कंसल्टेड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नाउ इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि दे फॉर्म द कमिटी टू ओवरसी द चैलेंजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू द गवर्नमेंट। अभी इसमें भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई जस्टिस रॉय जो कि कमिटी के थ्रू वहाँ पे अपॉइंट किए जाते हैं, तो कमिटी पहले असरटेन करती है, और ये कमिटी किसकी, गवर्नमेंट की कमिटी, वो पहले उनको असरटेन करती है, उनके व्यूज़ को असरटेन करती है, एंड देन गवर्नमेंट उनके अपॉइंटमेंट को ग्रीन सिग्नल देता है। जस्टिस डी.जी. पालेकर जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट से आते थे, जो लॉ मिनिस्टर, द देन लॉ मिनिस्टर मिस्टर गोखले उनके पहचान वाले समझे जाते थे। जस्टिस मैथ्यू जो द देन मिनिस्टर फॉर स्टील, उनके ताल्लुकात अच्छे थे ऐसा कहा जाता था। जस्टिस बेग ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर द देन मिसेस इंदिरा गांधी, उनके रिकमेंडेशन पे जस्टिस बेग जो है उनका वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाता है। जस्टिस द्विवेदी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से आते हैं, अभी ऐसा वहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि जो H.N. बहुगुणा जो मिनिस्टर थे इन द इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट, उनके रिलेटिव्स जस्टिस द्विवेदी उनके क्लोज रिलेटिव्स में आते थे। और चीफ जस्टिस सिकरी जो है, ही वॉज अपोजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस द्विवेदी, लेकिन फिर भी इन द दैट पर्टिकुलर एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो वहाँ पे की जाती है। अभी इसमें से हम अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ये जो अपॉइंटमेंट है, ये अपॉइंटमेंट इसमें भी इंटरफेयर करने का काम जो है वो गवर्नमेंट करता है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या था कि जो केशवानंद भारती का जो जजमेंट डिसाइड होने वाला है, वो जजमेंट जो है वो कैसे भी करके गवर्नमेंट के फेवर में आ जाए, गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी आ जाए। इसके लिए ये इनिशिएटिव जो है ये उस टाइम पे भी किए गए थे, ऐसा हमें समझ में आता है। 13 जजेस केशवानंद भारती के केस को डिसाइड करते हैं, उसमें भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि 9 जजेस जो हैं वो मेजॉरिटी से ये डिसाइड करते हैं कि पार्लियामेंट को अंडर आर्टिकल 368 ऐसी पावर हम नहीं दे सकते हैं कि जिससे पार्लियामेंट क्या करेगा, इन द नेम ऑफ द सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म दे विल डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें फाइनली पार्लियामेंट ये एक्सेप्ट करता है कि पार्लियामेंट को ये पावर है टू अमेंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू अमेंड इवन द फंडामेंटल राइट, लेकिन वाइल यूजिंग दैट पावर पार्लियामेंट शुड नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो थियरी है, थियरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ये पहली बार सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर केस दैट इज़ केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में पहली बार देता है। अभी इसमें हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो 9 जजेस हैं वो 9 जजेस दे आर इन फेवर ऑफ द नोशन दैट आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल पार्लियामेंट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वेराज 4 जजेस जस्टिस रे, जस्टिस मैथ्यू, जस्टिस द्विवेदी एंड जस्टिस बेग, ये 4 जजेस वहाँ पे माइनॉरिटी में जाते हैं एंड दे डिडंट एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर प्रपोजिशन। एंड इस बेसिस पे गोलकनाथ का जो केस है वो केशवानंद भारती में ओवर रूल किया जाता है। अभी जो केशवानंद भारती
जो इस पिटिशन को फाइल करते हैं, जिनके नाम से ये पिटिशन पूरे देश में पॉपुलर हो जाता है, उन्होंने जिस कॉज के लिए ये पिटिशन फाइल किया था वो कॉज वहाँ पे हम अंडरस्टूड करते हैं कि बियॉन्ड दैट पर्टिकुलर कॉज एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, और इसके चलते जो पूरे देश का जो ये लीगल सिस्टम है इसको एक बहुत बड़ा एक बेसिक प्रिंसिपल वहाँ पे मिलता है, एंड दैट प्रिंसिपल इज़ नथिंग बट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। और ये डॉक्ट्रिन आज भी एज अ लॉ, एज अ प्रिंसिपल पार्लियामेंट के ऊपर एक लिमिटेशन, एक चेक बन के काम करता है, जिसमें पार्लियामेंट जब भी अपनी लॉ मेकिंग पावर एक्सरसाइज करती है, उन्होंने ये बात ध्यान में रखनी है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है उनको वो किसी भी हालत में हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इन रिगार्ड्स विद द केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। आई होप ये फैक्ट जो है वो आपके नॉलेज में, आपके इंफॉर्मेशन में एक यूनिक कंट्रीब्यूशन करेंगे। विद दिस I am stopping here with this video. If you like this video, please share and subscribe to this particular channel.